हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आप सभी लोग मुझे बोलते हो, सर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड क्यों है? और एक ही एग्जांपल मैं हर एक साल रिपीट करता हूं अपना, कि मेरे कॉलेजेस में मैंने ग्रेजुएशन करी है गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज पीतमपुरा, एज यू ऑल नो, राइट। तो हमारे फ्रेंड का ग्रुप होता था, उसमें एक फ्रेंड होता था, उसका क्या होता था, बेसिकली वो दिखने में तो बहुत रिच लगता था, उसके पास एप्पल का फोन था, मस्त कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहन के आता था। बट जब भी हम कैंटीन में बैठते थे ना, तो वो पैसे नहीं दे पाता था, उसके पास कैश बहुत कम रहता था। और आई डिड माई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन समवेयर अराउंड 215। तो तब इतना यूपीआई वगैरह नहीं था, या कार्ड्स के थ्रू पेमेंट इतनी एक्सेप्टेड नहीं होती थी। तो उस केस में होता क्या था, हमें उसके पैसे देने पड़ते थे। डिस्पाइट वो दिखने में अच्छा था, अमीर लगता था, एप्पल लेके घूमता था, लेकिन उसके पास हमेशा कैश की प्रॉब्लम रहती ही रहती थी। अब सेम चीज कंपनीज के साथ भी हो सकती है। अगर हम उसकी बैलेंस शीट देखें, तो माइट भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी लगे, बट जरूरी नहीं है कि उसकी कैश पोजीशन भी अच्छी हो। क्या कैश पोजीशन अच्छी है या बुरी है? आप सभी लोग कहोगे अच्छा सर, बैलेंस शीट से हम देख लेंगे कि भाई कैश बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपीज का, तो अच्छी बात हुई, राइट। 50,000 रुपीज हमारे बैंक में पड़े। बट मेरा क्वेश्चन आप सभी लोग से, मैंने बोला कि 50,000 मैंने लिया, लेट से बैलेंस शीट देख ली, उसमें 50,000 कैश बैलेंस पड़ा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो, ऐसे हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते अच्छी बात है या बुरी बात। लेट्स से मैं बताऊं कि पिछले साल कंपनी के पास 2 लाख कैश बैलेंस था, अब 50,000 हो गया। आप सभी लोग बोलोगे यार ये तो सर बुरी बात हो गई, 1,50,000 माइनस हो गया। बट सेम टाइम में आपको एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दूं कि कंपनी ने 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करे एक नई मशीन में या एक नए प्लांट में, तब आप बोलोगे अच्छी बात है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी का कैश एक्चुअली में कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, राइट। रीजन पता चला गया कि कैश अगर बढ़ रहा है तो किस रीजन की वजह से बढ़ रहा है। पता चले पिछले साल मेरा 20,000 कैश था, इस साल 1 लाख है, मैं अज्यूम कर रहा हूं 80,000 की एक्स्ट्रा सेल्स हुई है, बट एक्चुअली में देखा तो एक मशीनरी बेची थी हमने, राइट। वो सिर्फ एक साल का एक्स्ट्रा कैश फ्लो था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का हमारा पर्पस क्या है, कि हम रीजन फिगर आउट कर सकें कंपनी का कैश एक्चुअली में कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां यूटिलाइज हो रहा है। इससे हमें एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी एज एन इन्वेस्टर या एज अ कोई स्टेक होल्डर, कि ठीक है भाई, कंपनी ने लेट से लोन लिया, उससे कैश इनफ्लो हुआ, मतलब फ्यूचर में पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक, समझ आ गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चल सके कहां हमारे इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। इनफ्लोज का मतलब क्या हो गया, हमारा कैश बैलेंस बढ़ रहा है। आउटफ्लोज का मतलब क्या हो गया, हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ताकि पता चल सके कि कंपनी जनरेट कर रही है प्रॉपर कैश या नहीं, कैश को मैनेज कर रही है या फिर नहीं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, कैश क्या होता है सर और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? अगर लेमन लैंग्वेज में किसी बच्चे से पूछूं, आपसे पूछूं कैश क्या होता है, सर आप पैसे निकाल के दिखाओगे सर कैश, राइट। बट अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आपके बैंक में पैसे पड़े हैं क्या वो कैश है नहीं है? सर उसे हम कैश नहीं बोलते, उसे बैंक बैलेंस बोलते हैं। आई नो, बट अकाउंटिंग में वो भी कैश के बराबर ही है। 2 मिनट में खड़े होकर यूपीआई निकाल के हम पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके, है ना, कैश के बराबर, है ना, है ना। तो इसीलिए अगर मैं अकाउंटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं, तो कैश में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। कैश में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। रीजन बीइंग, रीजन बीइंग, ये वो चीजें हो गई, ये वो अमाउंट्स हो गई जिसको आप जल्दी से जल्दी, मतलब ऑन द टाइम, सेम टाइम पे आप यूज कर सकते हो। मेरे को अगर पेमेंट करनी है, मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले दे दिए, कैश दे दिया। मेरे को पेमेंट करनी है, मैंने फोन से स्कैनर निकाला, यूपीआई करी, पेमेंट कर दी, राइट। और फिर आता है कैश इक्विवेलेंट्स।
कैश इक्विवेलेंट्स मतलब वो चीजें, वो कैश नहीं है बट कैश के बराबर है, मतलब बहुत ही कम टाइम में हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो गई, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसे मेरे को पता है कि मैं अगर आज बेचने जाऊंगा तो वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। तो शॉर्ट टर्म होंगी तभी जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगी, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। और शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज हो गई, मान लो 3 मंथ्स के अराउंड, 3 मंथ्स के अराउंड अगर रिपेमेंट होनी है तो चांसेस रिस्क बहुत कम होता है ऐसी सिक्योरिटीज में, राइट। तो वो भी हमारी कैश इक्विवेलेंट्स मानी जा सकती हैं, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिसमें बिलीव करता हूं कि मैं बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, वो सारी मेरी आ जाएंगी कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। समझ आ गया? तो जब भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात कर रहा हूं, राइट। अब मुझे चेक करना है कि मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ा या फिर कम हुआ। देखो, जब भी हम डिसाइड करते हैं कि कैश फ्लो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसे हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हमने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अच्छा, जनरली ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मेंशन होते हैं। तो AS3 हो गया आपका जो कैश फ्लो का है, वो बोल रहा है कि आपको डिवाइड करो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरीज में, ठीक। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज हो गई जो कंपनी की मेन कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जिसके लिए हमने धंधा खोला है, बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने शूज की ट्रेडिंग फर्म खोली है, ट्रेडिंग की शॉप खोली है, तो मेरा मेन बिजनेस क्या हो गया? शूज खरीदना और बेचना। तो शूज बेचने से जो पैसे आ रहे हैं, सेल करने से जो पैसे आ रहे हैं, दैट इज कैश इनफ्लो अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। शूज खरीदने से जो पैसे जा रहे हैं, परचेजेस कर रहा हूं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आती है आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। देखो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया शूज का, शूज खरीदने और बेचने का। ऑब्वियसली बात है, गली में तो बेचूंगा नहीं। मैंने क्या किया? मैंने एक शॉप परचेज करी, मैंने फर्नीचर परचेज किया, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, शॉप खरीदनी थी, शॉप खरीदी तो पैसा आउटफ्लो हुआ, शॉप बेची तो इनफ्लो हुआ। शॉप खरीदी थी, इसके लिए पैसा चाहिए था, मैंने लोन लिया, लोन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फंड्स यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें, वो कैश कहां से आ रहा है? दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने इक्विटी शेयर्स इशू करे, मैंने डिबेंचर्स इशू करे, मैंने बॉन्ड्स इशू करे, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, दैट कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो एक बार फॉर्मेट देख ले इसका। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जितनी भी ऑपरेटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई। फिर हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये तीनों हमने निकालनी है, अब एक एक करके सीखनी है, ठीक है। जिससे हमारे पास आ जाएगा कि पूरे साल में कितना नेट चेंज हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से +500 हुआ, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग से लेट से 200 रुपीज माइनस हुए, और फाइनेंसिंग से लेट से 600 रुपीज प्लस हुए। तो टोटल कितना चेंज हुआ? सर, इस साल हमारा 900 रुपीज का कैश इनफ्लो हुआ है। मान लो बिगनिंग में बैलेंस हमारा 200 था, तो एंड में क्या हो जाएगा? 1100। और मुझे अपने स्कूल में और ग्रेजुएशन में सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगते थे, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लगते थे। रीजन बीइंग, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें आंसर्स पहले से पता होते हैं। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा कैश फ्लो का, राइट। अगर मेरा ये आंसर ठीक आ रहा होगा तो मैं श्योर वहीं हो जाऊंगा कुछ ना कुछ कि हाँ, मैंने एटलीस्ट मैक्सिमम पोर्शन सही किया। अंदर थोड़ी बहुत उल्टी बुल्टी कर दी हो तो वो अलग बात है, मतलब यहां पे इन आंसर्स को करने में कॉन्फिडेंस आता था, राइट। चलो, अब एक एक करके तीनों एक्टिविटीज को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हो गई दैट
आर रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। मतलब ये वो एक्टिविटीज जो मुझे फ्यूचर में हेल्प करेंगी बिजनेस में। एक तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मशीनरी खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने बिल्डिंग खरीदी जिसके मैं बिजनेस को रन करने वाला हूं, वो सारी हमारी कहां कैटेगराइज हो जाएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज मुझे हेल्प करने वाली है फ्यूचर में कैश जनरेट करने के लिए, राइट। अच्छा, इसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज देख लें एक बार। तो इनफ्लोज में कौन कौन सा आ जाएगा? अब पहले आउटफ्लोज देख लेते हैं। अगर मैं बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं, चाहे फिक्स्ड एसेट्स कर रहा हूं, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स कर रहा हूं, वो सारे क्या आ जाएंगे? इनफ्लो। ठीक है, शेयर्स खरीद रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ये नहीं है कि सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। मान लो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, राइट, मैंने क्या करा? दूसरी कंपनी के शेयर्स लेके रख लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, राइट। मैंने क्या करा? किसी थर्ड पर्सन को लोन दे दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, राइट। अगर मैंने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, दैट ऑल आर आउटफ्लोज। मतलब जहां मैं पैसा दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, चाहे बिल्डिंग ले रहा हूं, लैंड ले रहा हूं, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, वो सारा क्या कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के आउटफ्लो में। ठीक। अच्छा, इधर अब एक पॉइंट लिखा हुआ है, अदर देन एडवांसेस नोट माइंड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। पहले समझते हैं फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप्स की हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप्स की होती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। मुझे एक बात बताना, दो बिजनेसेस लेता हूं, एक तो मेरा ही वाला शूज वाला, और एक मेरा फ्रेंड है, उसका काम है मंडी में, वो क्या करता है? सिर्फ पैसे उधार पे देता है, लोन में देता है। ठीक है? मेरा शूज का बिजनेस है, मैंने अपने एक फ्रेंड को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन दे दिया, लेट्स से पर्सन ए को, मतलब एक एडवांस दे दिया बिजनेस में, या कस्टमर को एडवांस दे दिया, किसी को भी दे दिया, एक्स्ट्रा लोन दे दिया, ठीक है, जिसपे वो मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। एक मेरा फ्रेंड जिसने बी को लोन दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे लिए क्या लोन देना मेरा मेन बिजनेस है? आंसर इज नो। तो मेरे लिए कुछ टाइम के लिए जो मैंने ये लोन दे दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है। वही जो मेरा फ्रेंड है जिसका काम ही लोन देना है मंडी में, मान लो बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, जिनका काम ही लोन देना है, उनके लिए ये लोन देना क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही वो है, तो वो ऑपरेटिंग में दिखाएंगे भाई लोन दे रहा हूं। ठीक है, तो ये बात को आपको याद रखना है। अगर मैं इनफ्लोज की बात कर लूं, देखो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो उससे कैश इनफ्लो आएगा, उससे कैश इनफ्लो आएगा। अगर हमने शेयर्स खरीदे उनको बेचेंगे, अच्छा शेयर्स पे जो डिविडेंड रिसीव होगा, एडवांस के पैसे जब वापसी आएंगे, एडवांस पे जो इंटरेस्ट है वो जब वापसी आएगा, मतलब जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उससे रिलेटेड जो इनफ्लोज होंगे वो सारे आएंगे इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जहां से आपने फंड्स को रेस किया। ठीक है, सबसे पहला क्या हो सकता है आपके पास? सबसे पहले जैसे हो गए इक्विटी शेयर्स इशू करें आपने, डिबेंचर्स इशू करें, जिससे भी आपका जो कॉम्पोजिशन है कैपिटल स्ट्रक्चर का वो चेंज हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज कहां आ जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। एक बार इनफ्लो और आउटफ्लो देख लें। तो कैश इनफ्लो कहां कहां से होगा? मैंने शेयर्स इशू करे, मैंने डिबेंचर्स इशू करे, दैट आर कैश इनफ्लोज। ठीक है, मैंने लोन लिया, दैट इज कैश इनफ्लो। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे इनफ्लोज में। और आउटफ्लो की बात करूं, आउटफ्लो में क्या हो जाएगा? अगर मैं लोन को रीपे कर रहा हूं, दैट इज आउटफ्लो। मैं लोन के लिए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, दैट इज आउटफ्लो। मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर रहा हूं, मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहा हूं, दैट इज आउटफ्लो। मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, दैट इज आउटफ्लो। मैं बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहा हूं, दैट इज आउटफ्लो, राइट। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज अ मेन कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जिसके लिए हमने अपना धंधा खोला है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें जा रहा था, ट्रेडिंग में जा रहा था, तो मैंने जो शूज खरीदने और बेचने का मेन बिजनेस किया, उससे रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा कैश का, दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगेन इफ आई सेल करूंगा शूज की, दैट इज इनफ्लो। परचेज कर रहा हूं, आउटफ्लो। मैंने वेजेस दी, सैलरीज दी अपने एम्प्लॉयज को, ऑपरेशन से रिलेटेड है ना, बिजनेस से रिलेटेड है ना, दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? ठीक है, तो कैश फ्लो क्या हो गया? कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म दैट आर अ पार्ट ऑफ अ मेन बिजनेस। सेल परचेज ऑफ गुड्स, एक्सेप्टिंग लेंडिंग डिपॉजिट्स फॉर बैंक्स, ये सारी उनकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोला था, जैसे मैंने बताया था मेरे फ्रेंड के लिए लोन देना, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए डायरेक्टली हम लिख लेते हैं कैश फ्लो प्लस माइनस प्लस माइनस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनके कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखो, जैसे अगर हमें अपने अपोजिट जेंडर वाले को लेट्स से गर्लफ्रेंड पटानी है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, डायरेक्टली जाके बात कर लो, डायरेक्टली जाके बात करो। दूसरा तरीका कि अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व करो या उसके कॉमन फ्रेंड को इन्वॉल्व करो, उसके थ्रू बातचीत चलाओ। तो सिमिलरली अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है, राइट, कि ऑपरेटिंग से कितना कैश फ्लो हुआ, तो इसके दो तरीके हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ, ध्यान से सुनो। मान लो मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। मान लो हमने परचेजेस करी 50,000 की, ठीक है, और उनको सेल्स करा 80,000 में। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 30,000 का। इस ग्रॉस प्रॉफिट को, एक सेकेंड, इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा नीचे नेट प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसमें से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानूंगा। लेट्स से मेरा आ गया सैलरी के एक्सपेंसेस आ गए 5K ले लेता हूं। फिर लेट्स से मेरे पास एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस आ गए। लेट्स से मेरे पास डेप्रिसिएशन है 10K का। तो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट कितना बच गया? ये बच गया हमारे पास 20 का लग गया 10K। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब मैं बताता हूं डायरेक्ट मेथड क्या होगा। मैंने डायरेक्टली देख लिया कौन सा इनफ्लो है और कौन सा आउटफ्लो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स करी, मैंने सेल्स करी, तो सेल्स क्या हो गया मेरे लिए? इनफ्लो, तो मैं +80K लिख दूंगा, राइट। मैंने परचेजेस करी, तो ये क्या है मेरे लिए? आउटफ्लो, तो -30K। सिमिलरली मैंने सैलरी पे करी, तो सैलरी से मेरा कैश जा रहा है, कितना जा रहा है? -5K। सिमिलरली मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करे, तो कितना कैश जा रहा है? 5K, राइट। डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 10K का। मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा या नहीं करूंगा? भैया डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्या मेरी जेब से कैश गया? नहीं, तो नहीं करूंगा, बात खत्म। तो डेप्रिसिएशन को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। बच गया, ये हो गया। तो टोटल कितना मेरे पास कैश, कैश फ्लो हुआ थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? 80 - 30 50, 80 माइनस, ओ सॉरी, परचेजेस थी 50K की, परचेजेस थी 50K की, ठीक है ना। तो ये हो गया 30, 30 - 10 20K। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड होता है कान दूसरी साइड से पकड़ने का या फ्रेंड को इन्वॉल्व करने का, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या करूं? सबसे पहले मैं अपना नेट प्रॉफिट ले लूंगा, सबसे पहले मैं अपना नेट प्रॉफिट ले लूंगा। कितना नेट प्रॉफिट? 10K। अब इसमें इसमें एडजस्टमेंट कर लूंगा नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की या नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स की, जिसको भी हम डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। उसके थ्रू मैं वो निकाल लूंगा कैश फ्लो। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स कौन सी है सर? सिर्फ एक थी, डेप्रिसिएशन, तो इसको माइनस करा था हमने पहले, यहां पे माइनस हुआ था ना, तो यहां जाके मैं प्लस कर दूंगा 10K, तो ये आ जाएगा 20K। दोनों से आंसर देखो सेम ही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो।
एक बार फॉर्मेट देख लें दोनों के। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या हो गया, जिसमें आपने डायरेक्टली जो भी आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से उसे निकाला और प्लस माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल ये देख लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऐड हो गया, सप्लायर को पे करा वो माइनस हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं माइनस हो जाएगा, टैक्सेस वगैरह जो ऑपरेशन से रिलेटेड टैक्सेस हैं उनको हमने माइनस कर दिया। राइट। और इंपॉर्टेंट है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम कैश फ्लो को, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं और अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। अब इसका फॉर्मेट होता है देखो स्पेसिफिक, इसको हमें याद रखना है, याद भी रखना है, इजिली भी समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट ले लिया मैंने स्टार्टिंग में, उसमें मैं ऐड करूंगा सारी नॉन कैश आइटम्स, जिनको भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया उनको मैं ऐड बैक कर लूंगा। फॉर एग्जांपल याद करो, डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब ये सारे वो खर्चे जिनसे मेरी पॉकेट से कैश नहीं गया है, तो इन सबको मैं ऐड कर लूंगा। राइट। फिर आ जाएगा, मैं ऐड करूंगा सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने इंटरेस्ट पे किया, वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, मैं उसे फाइनेंसिंग में दिखाऊंगा, यहां पे चुपचाप ऐड बैक कर दो। यहां पे माइनस हो रखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ऐड बैक कर दो। उल्टा कर रहा हूं देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था तो यहां पे ऐड कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग माइनस हुआ था तो ऐड कर दिया। अच्छा यहां ऐड करा है तो याद रखूंगा फाइनेंसिंग में भी दिखाना है। ठीक। फिर ऐसे ही मान लो अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है मेरी, तो उनको माइनस कर दूंगा। मान लो जब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें डिविडेंड को ऐड किया होगा ना, राइट। मैंने और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम को ऐड किया होगा, उन सबको मैं अब माइनस कर दूंगा। इनडायरेक्टली मैं नेट प्रॉफिट में से जो चीजें नॉन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग माइनस करी थी उनको ऐड बैक कर रहा हूं, और जो इनकम मैंने नेट प्रॉफिट में ऐड करे थे नॉन ऑपरेटिंग उनको मैं वापसी में माइनस कर रहा हूं। वहां ऐड करे थे नेट प्रॉफिट में, अब माइनस कर रहा हूं। इससे आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यहां तक बात समझ आई। नेट प्रॉफिट में से जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दी। अब आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया। देखो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सोचो कि आपने स्टॉक लेके आए थे, पिछले साल स्टॉक था आपके पास 50,000 का, मान लो ये 2020 हाइपोथेटिकल डेट, और ये हो गया 2021। 2021 में आपके पास स्टॉक है 60,000, 50,000 60,000, मतलब आपने यहां पे परचेजेस करी है। सही बात है गलत बात है? आपने यहाँ पे परचेजेस करी है 10,000 की एक्स्ट्रा, मतलब खरीद बेच करके एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज की परचेजेस हुई है। तो ये क्या है आपका कैश का आउटफ्लो। अच्छा हमारा जो भी करंट एसेट होगा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, करंट एसेट अगर हमारा बढ़ रहा है तो ये आउटफ्लो हो रहा है, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्योंकि देखो कोई भी एक करंट एसेट का एग्जांपल लो, आप आंसर आपके सामने आएगा। मैंने स्टॉक का लिया, चलो अगर डेटर का लेता, डेटर पिछले साल 50,000 के थे, राइट, इस साल 60,000 के हो गए, मतलब 10,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा ले लिए उनसे, तो ऑब्वियस सी बात है कैश इनफ्लो हुआ होगा, राइट। कैश क्या होगा आउट, सॉरी 50,000 के थे 60,000 के हो चुके हैं, मतलब क्या है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, हमने स्टॉक खरीदा होगा। ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है, तो लेट्स से करंट एसेट पहले मेरे पास, लेट्स से स्टॉक स्टॉक पहले 50,000 का था, अब 40,000 का रह गया, मतलब मेरा स्टॉक बिका होगा, मेरा स्टॉक बिका होगा।
तो 10,000 क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर करंट लाइबिलिटीज में देख लूं, अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो मेरा ऐड होगा। क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्रेडिटर्स बढ़े मतलब अब मुझे पैसे ज्यादा वापसी करने हैं, फ्यूचर में ज्यादा पैसे वापसी करने हैं, तो मतलब मैंने कुछ लिए होंगे तो कैश इनफ्लो हुआ होगा। ऐसे ही डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैंने पे किया होगा तभी तो क्रेडिटर डिक्रीज करे होंगे, तो ये आउटफ्लो हो गया। ठीक, समझ आ गया। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप एक एग्जांपल उठाओ, लर्न नहीं करना, एक एग्जांपल उठाओ, इंक्रीज और डिक्रीज करके देख लो आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। फिर आ जाता है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर इसमें से आप इनकम टैक्स पेड माइनस करो, इनकम टैक्स पेड माइनस करो क्योंकि ये आउटफ्लो हुआ है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट है, कोई चोरी हो गई, कुछ आग लग गई, ऐसा कुछ है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसको हम अलग से दिखा देंगे। लेट से चोरी हो गई 1 लाख की, तो -1,00,000 रुपीज। ठीक, फिर आ जाएगा आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तीनों तरीके समझ आ गए, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग निकालने के हमारे पास 2 तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। चले एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मेट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके नीचे या तो डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंटिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तीनों का नेट चेंज देखा प्लस बिगनिंग, एंड में आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग कैश फ्लो। ठीक, अच्छा अब पेपर में या अगर हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे तो यहां तो जनरली सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो जहां प्रॉब्लम आती है कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को जनरली देखी जाएगी वो देखी जाएगी, हमारी 2 तरह की वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्राइज बोलूं। पहली हो सकती है हमारे पास फाइनेंसिंग और एक फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल हो गए जैसे मेरे पास बैंक्स, एनबीएफसी, जिनका काम ही लोन देना है, जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिनका काम लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, दैट आर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, राइट। उन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए अगर इंटरेस्ट पेड हो रहा है तो दैट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी नॉर्मल के लिए फाइनेंसिंग है। देखो मेरा काम ही ये है कि मैं पैसे उठाता हूं और इन्वेस्ट करता हूं, पैसे उठाता हूं और इन्वेस्ट करता हूं। तो अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो मेरा ऑपरेटिंग का काम है ना। अगर मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है वो भी मेरे ऑपरेटिंग का काम है। मेरा बिजनेस ही ये है कि मैं पैसे उठाता हूं और इन्वेस्ट करता हूं, राइट। तो अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं पैसे उठाने पे, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है लोन पे मेरे को, तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। बाकी नॉर्मल के लिए अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग का पार्ट, जैसे सीखा। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट करी होगी तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट, राइट। सिमिलरली अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो ऑपरेटिंग का पार्ट, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो ऑपरेटिंग का पार्ट, और अगर डिविडेंड पेड हो रहा है तो फाइनेंसिंग का पार्ट। ठीक, समझ आ गया। और इनके लिए तो वही है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चले आगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास टैक्सेस। अगर टैक्स है किसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, लेट से इनकम टैक्स है, तो ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। अगर हमने डिविडेंड टैक्स पे किया है तो फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड पे किस पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में, राइट। अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है शेयर्स बेचने से, कोई कैपिटल गेन हो रहा है एसेट्स बेचने से, उस पर हम कोई कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो सारा कहां का पार्ट हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग का, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड ऑन अ डिफर्ड पेमेंट। मतलब अगर हमने जो एसेट्स लिए हैं वो ईएमआई पे लिया जिसमें कुछ इंटरेस्ट पोर्शन है, तो जो भी इंटरेस्ट एलिमेंट है, जो भी इंटरेस्ट एलिमेंट है वो फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, जो भी लोन एलिमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 50,000 रुपीज का फोन था, ठीक है, मैंने ईएमआई में कन्वर्ट करवाया, वो 60,000 का हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं आज कैश पेमेंट देके लेता, आज मैं कैश पेमेंट देके लेता तो मुझे 50,000 का पड़ रहा था। अगर मैंने ईएमआई करवाई तो मेरे को 60,000 का पड़ रहा है। और जनरली होता है अगर आप कैश पेमेंट करोगे, डिस्पाइट
आप ईएमआई वगैरह पे लोगे फोन, तो डिस्पाइट वो बोलते हैं 0%, लेकिन कहीं ना कहीं होगा अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो आपको सस्ता पड़ रहा होता है, ईएमआई पे महंगा पड़ रहा होता है। तो जो बीच वाली अमाउंट हो गई वो इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, राइट। तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट को, अगर मैं कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट को अलग कर लिया, लोन वाले पोर्शन को अलग कर लिया। लोन वाली अमाउंट हमारी इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगी और 10,000 हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो रही है, जैसे मैंने बताया कि थेफ्ट हो जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ भी खराब हो जाता है, तो उसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, बीच में कहीं नहीं घुसा देंगे, ठीक है। जैसे उस ऑपरेटिंग वाले के केस में नीचे ऑप्शन दिया हुआ था ऐड एंड लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सिमिलरली फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो रही है तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड क्या होगा? प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड क्या होगा? पिछले साल हमने डिविडेंड प्रपोज किया था, तो इस साल वो पे हो गया होगा। पहली चीज, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो नेट प्रॉफिट में से तो ऐड कर दूंगा, क्योंकि पे किया था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऐड हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, और फाइनेंसिंग में माइनस कर दूंगा, ठीक। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, देखो जनरली होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। उसमें क्या होता है, लेट से मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मेरे बैंक में थे 30,000 रुपीज, ठीक है, मैंने एक चेक बना दिया, मेरे को पता नहीं था, याद नहीं था, वो चेक था 40,000 रुपीज का। अब मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, उसमें क्या होगा, बैंक उस चेक को क्लियर कर देगा, मतलब 10,000 रुपीज वो मुझे लोन दे देगा, राइट। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो जनरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, 10,000 का वो लोन हो गया, राइट। 10,000 का क्या हो गया? लोन हो गया। बट वही याद रखना, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा रेगुलर वर्क है, रिपेबल ऑन डिमांड है, उस केस में मैं उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के भी बराबर मान सकता हूं। मतलब मैं डेली ही बैंक ओवरड्राफ्ट करता हूं, लेता हूं, मतलब छोड़ता हूं, पेमेंट करता हूं, तो मैं उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल मान सकता हूं, ठीक। लेकिन जनरली वो क्या रहेगा? फाइनेंसिंग का पार्ट। अगर फॉरेन करेंसी कैश फ्लो है, तो जिस डेट को कैश फ्लो हो रहा है, जिस डेट को कैश फ्लो हो रहा है, उस दिन को मैं कन्वर्ट करूंगा। लेट से $50 आए, तो $50 जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस दिन का, उसमें अपना कैश इनफ्लो दिखा दूंगा, राइट। ये बात हमें ध्यान रखनी है कैश फ्लो केसेस में। अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है, तो उसे मैं कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बाकी डिटेल में नहीं जाना इसमें इतना। फिर चेंज इन ऑनरशिप ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेसेस। अगर हमारी सब्सिडरीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट, ठीक है। फिर आती है हमारे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन। याद रखना, कोई भी, लास्ट में फिर बोल दूं, कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होगी। अगर मैंने एसेट्स खरीदे बट उसकी जगह इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो वो मेरी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गई, दैट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब याद रखना, देखो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हो या एमसीक्यूज भी करने जा रहे हो, तो होता क्या है, कभी कभार हमें क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट की टर्म ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रखी होती, तो उस केस में बैलेंस शीट के 2 साल के जो वो स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा, उसका जो बैलेंस होगा, बैलेंस शीट में जो दो अमाउंट होंगे उनको कंपेयर करके भी मैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल सकता हूं। मान लो 2016 की बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट दिख रहा है, या वो दिख रहा है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 दिख रहे हैं, और 2017 में 15,000 दिख रहे हैं, मींस इस साल मेरे को नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5,000 का। ये पॉइंट्स आपको सबको ध्यान रखने हैं, राइट। अब एक बार लास्ट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास कैश फ्लो के। पहली चीज हम इवेल्युएट कर सकते हैं कितने चेंजेस हैं नेट एसेट्स में, फिर कितना कैश जनरेट कर पा रही है कंपनी, बैलेंस है या नहीं है, कैसे रिस्पॉन्स कर रही है कंडीशंस में, फ्यूचर कैश फ्लो क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें आइडिया देती है कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने से। ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई भी है या बिल्कुल सिर्फ वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर दिया। Which of the following is not an example of financing activity with reference to cash flow statement? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है? रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो डायरेक्टली दिख रहा भाई, फिक्स एसेट सेल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, राइट।
नेक्स्ट, द कंपनी विच इशूज बॉन्ड एंड स्टॉक टू रेज फंड रिजल्ट इन, अगर बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो शेयर्स आ रहे हैं, कैश आ रहा है, तो इंक्रीज इन कैश, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, while preparing cash flow statement, the conversion of debt into equity will be shown under operating, investing, financing। जल्दी बताओ, आपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है, दैट विल बिकम अंडर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। सर कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गई, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो गई। डेट वालों को सिर्फ इक्विटी दिखा दिया, कहां कैश आया कहां गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर अ डे, a stock brokerage firm received 1 lakh as a premium for a forward contract, entered the purchase of equity shares of A Limited will be classified as operating, investing, financing। स्टॉक H लिमिटेड को 1,50,000 मिले एज अ प्रीमियम, तो कहां शो करेगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। देखो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है तो उसका ये रेगुलर काम है, तो ये सारा बात आ जाएगी उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, ठीक। तो ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, वीडियो को लाइक कर देना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।